सबसे पहले मैं सभी बहुजन भाइयों और बहनों को घनश्याम जी के जयंती के उपलक्ष्य में शुभकामना प्रदान करता हूँ। मैं घनश्याम जी के साथ में कैसा पहली मुलाकात हुई। मैं RMS ऑफिस में काम करता रहा। उसी दरमियान भवराव मेश्राम, बाबाजी उर्फ बाबाजी मेश्राम, वो भी RMS ऑफिस में काम करते रहे। उनके घर घनश्याम जी की एक मीटिंग थी। उनमें मुझे, क्योंकि RMS में होने के कारण मुझे उन्होंने घर पे बुलाया। तो उस मीटिंग में अचलपुर के जो आज अमरावती में है, पहले वो अचलपुर में थे, MR खोपरागड़े और डॉक्टर हिवराड़े, इन दोनों ने पहली बार घनश्याम जी को जो है ये बीबी मेश्राम के घर, बाबाजी मेश्राम घर लाया था। तो उस मीटिंग में मैं गया। उस मीटिंग में जब गया तो उस समय में घनश्याम जी ने वहाँ पर 10-12 लोग थे। उसमें जो अपने PB सोनो ने, जो बाजू में रहते थे, जो टेलीफोन ऑफिस में काम करते थे, वो भी उस मीटिंग में थे। तो उस मीटिंग में बहुत सी बातें घनश्याम जी ने बोला, लेकिन एक बात उन्होंने कहा जिससे मैं प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है वो आरक्षण के कारण, जिनको आपको शिक्षा में आरक्षण मिला, उसके बाद में नौकरी में आरक्षण मिला, उसके कारण आप नौकरी में आए, और ये नौकरी में आने के बाद में तो आप जो लोग हैं अपने बाल बच्चे और अपना पेट पाल रहे हो, लेकिन जिस के कारण आप लोग आज यहाँ तक आए हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो। तो इसीलिए सबसे आपको जो है, तो जिस समाज से आप आए हो उस समाज के आप देनदार हो, और उस समाज के लिए आपको कुछ करना चाहिए। मतलब थोड़ा पैसा, थोड़ा समय और थोड़ा दिमाग आपको देना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ सकती। तो मुझे ये जो बात है, आप समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो ये बात मुझे बहुत भा गई। क्योंकि मैं उसके पहले मैं ट्रेड यूनियन में काम करता रहा, और लाल बावटे की ट्रेड यूनियन में काम करता रहा। आपको बता दूं कि मैं जबलपुर में बहुत बड़ा नेता था, और उस दरमियान 19 सितंबर 1968 को जो है एक ऑल इंडिया का स्ट्राइक हुआ था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें सारे रेलवे, पोस्टल, टेलीफोन, FCI, डिफेंस, ये सारे लोग ने हड़ताल किया था, एक दिन की हड़ताल। उसमें मैं जबलपुर में था। उस समय में मैं जबलपुर में था, और मुझे जो है वहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश में मुझे अरेस्ट किया गया था, और उसके बाद मैं सस्पेंशन में भी रहा। ये तो इसीलिए मुझे लगा कि भाई मैं जो ट्रेड यूनियन में काम कर रहा हूँ, ये तो बाकी लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, समाज के लिए मेरा उसका कोई योगदान नहीं है। तो जो घनश्याम ने कहा कि भाई जिस समाज में आप पैदा हुए उसके देनदार हो, ये बात मुझे बहुत भा गई। और मुझे जो है 1978 का जो बामसेक का अधिवेशन हुआ, उसके बाद में नागपुर में 79 में अधिवेशन होने वाला था। जो नागपुर के जो बैजनाथ ग्राउंड है आज, जो मतलब जहाँ पर मतलब बस्ती बनी, वो पूरा मतलब ग्राउंड था, उसमें वो अधिवेशन था। तो उस अधिवेशन के लिए घनश्याम जी ने कहा कि मुझे कि भाई 78 में तो मध्य प्रदेश से कुछ लोग आए नहीं, इसीलिए आप थोड़ा सा प्रयत्न करो और मध्य प्रदेश से लोगों को ले आओ। तो मैं और जो है SV इंगोले जो RMS में थे, तो हम दोनों ने 10 दिन का कार्यक्रम बनाया। हम दोनों RMS में होने के कारण, वो हमारे सीनियर थे, तो हम दोनों ने मतलब जो है RMS का टूर बनाया 10 दिन का। यहाँ से दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कटनी, फिर बाद में जबलपुर, फिर बाद में इटारसी, फिर भोपाल, फिर इंदौर, फिर खंडवा, इस तरीके से प्रोग्राम बनाया। और ये प्रोग्राम के कारण तो 79 का जो नागपुर का जो बामसेक का अधिवेशन हुआ, उसमें 10 से 12 लोग मध्य प्रदेश में आए, और आने के कारण तो फिर घनश्याम जी ने मुझे उसी 79 में बामसेक का मध्य प्रदेश का
जो कन्वेनर बना दिया। और तब से मैं 79 से मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश में जो मैं काम करता था तो उसमें आप, क्योंकि मैं आरएमएस में होने के कारण, तो यहाँ से जो गाड़ी में आरएमएस पर डब्बा रहता है तो यहाँ से भूसावल तक जो मेल चलती है उसमें हमारा डब्बा रहता है। तो यहाँ से मैं उसमें काम करता रहा। यहाँ से रायपुर तक डब्बा रहता रहा, उसमें मैं काम करता रहा। तो मैं जब इधर में अपने भूसावल तक जाता था तो भूसावल में मुझे 30 घंटे का रेस्ट मिलता था। वहाँ 11 बजे रात में गाड़ी पहुँचती थी, उसके बाद में दूसरे दिन 3 बजे गाड़ी पकड़ना पड़ता था। तो उस दरमियान मैं जो है वो उतरने के बाद में 11 बजे उतरने के बाद में तो इमीडिएटली दूसरी गाड़ी पकड़कर उधर से बॉम्बे से पंजाब मेल रात के 12 बजे आती थी। तो उस गाड़ी को पकड़कर मैं खंडवा, बुरहानपुर, इटारसी, भोपाल, इंदौर यहाँ तक जाता था। और यहाँ तक जाने के बाद में वहाँ पर दिन भर का कार्यक्रम करता था, लोगों को मीटिंग लगाता था। और मीटिंग लगाने के बाद में फिर वहाँ से फिर जो है मैं दूसरे दिन सुबह जो है वो 3 बजे गाड़ी पकड़ता था भूसावल आकर। इस तरीके से मैंने काम किया और उसका परिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने पर इस बेल्ट में बड़े लोगों में जुड़ने लगे। इतना ही नहीं, तो जब मैं रायपुर रूट पे जाता था तो यहाँ से नागपुर से रायपुर पैसेंजर ट्रेन में हमारा डब्बा लगता था। वहाँ पे सुबह गाड़ी पहुँचती थी और वहाँ जाने के बाद में 24 घंटे वहाँ रेस्ट रहता था। तो उस रेस्ट में मैं जो है वो रेस्ट हाउस में जाता था तो दुर्ग, तो उधर मैं रायपुर में घूमता था, इवन बिलासपुर, रायगढ़, इधर बड़ौदे बाजार, भाटापारा, ये सब मतलब जो है इस साइड में घूमकर लोगों को तैयार करता था। इस तरीके से मैंने जो है वो आरएमएस के डब्बे के कारण बड़े पैमाने पर मैंने मूवमेंट को आगे बढ़ाया, जिसमें उसका आरएमएस का बहुत बड़ा हाथ रहा। मतलब क्योंकि मैं तो आरएमएस में डब्बे में जाता था तो फ्री में जाता था, कोई मुझे पैसे टिकट लेने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके से मैंने बड़े पैमाने पर काम किया। और जब मैं इधर में नागपुर में रहता था तो मैं नागपुर में इधर में नाइट ड्यूटी करता था शराब चैम्बर में। तो वहाँ पर शुक्रवार को मतलब मेरी ड्यूटी ख़त्म होती थी तो रात में, तो शुक्रवार मतलब गुरुवार को, तो शुक्रवार, शनिवार, इतवार 3 दिन का रेस्ट चलता था। इन 3 दिन के रेस्ट में मैं जो बड़े पैमाने पर जो है वो जगह जगह में जाकर अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाता था। इस तरीके से मैंने पूरे मध्य प्रदेश, उस समय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई जिला नहीं कि जिस जिले में गया नहीं, ऐसा कोई, और कई ऐसे तहसीलें हैं छत्तीसगढ़ के, वहाँ पर भी मैं गया और बड़े पैमाने पर लोगों को तैयार किया बामसिप के माध्यम से। तो उस के कारण तो लोग बड़े पैमाने तैयार हुए और तैयार होने के कारण आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर जब मैं ये तैयार हुए और लोग मतलब जो है बामसिप के माध्यम से और फिर बाद में बीएसपी के माध्यम से लोग जुड़ते रहे। तो एक जो पहले मतलब जो है जब इधर में दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें DS4 के माध्यम से यूथ, लेडीज़ और स्टूडेंट, ये 3 विंग का कार्यक्रम था, तीनों का एक कार्यक्रम था दिल्ली में। तो उसमें मैंने बड़े पैमाने पर उधर छत्तीसगढ़ से वो यूथ, लेडीज़ और जो है स्टूडेंट को बड़े पैमाने पर ले गया, जिसमें दावराम रत्नाकर स्टूडेंट था और उधर में कुंती कुर्रे वो जो लेडीज़ फ्रंट की थी, एक आदिवासी फ्रंट की थी, एक सरस्वती ठाकुर करके एक स्टूडेंट थी, रायपुर में पढ़ती थी, आदिवासी थी, वो भी मतलब गई। जब वो उधर कार्यक्रम हुआ और जब कार्यक्रम में आप ताज्जुब करेंगे कि जो आदिवासी लड़की सरस्वती ठाकुर नाम की लड़की थी और दावराम रत्नाकर तो था ही, तो सरस्वती ठाकुर ने जब वहाँ भाषण दिया तो इतना ज़बरदस्त भाषण हुआ उसका कि सारे लोग, पूरे ऑल इंडिया के लोग, क्योंकि ऑल इंडिया का कार्यक्रम था तो सारे ऑल इंडिया के लोग उसके मिलने के लिए आए। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको ताज्जुब करेंगे कि जिस तरीके से ये कार्यक्रम मतलब बात आगे बढ़ती रही, बात आगे ऐसे बढ़ती रही कि भाई मैं जो काम करता रहा उसमें बड़े पैमाने पर जो OBC के लोग हैं और SC के में अलग अलग जाति के जो लोग हैं उनको मैं सामने करता रहा। जिस तरीके से जैसे कि अभी आप देखेंगे कि मालवा है, मालवा मतलब इंदौर, खरगोन, धार, झाबुआ, ये जो इलाका है उसमें बलाई और बेरवा समाज के लोग हैं।
तो उनको मैंने आगे किया। इस तरीके से आप इधर देखेंगे भोपाल साइड में, इधर में चमार साइड के लोग हैं, ग्वालियर साइड में जो है वो जो है चमार है, इधर जबलपुर में जो है वो अहिरबार समाज के लोग हैं, इधर रायपुर छत्तीसगढ़ में सतनामी रामनामी समाज के लोग हैं। तो मैंने उन समाज के लोगों को उस समाज में आगे किया। उसका परिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने पर उधर लोग जुड़ते गए, और लेकिन आपको ताजुब करने देखेंगे, और मैंने उनको जो है स्टेज ही नहीं दिया, उनको तो आगे बढ़ाया, उनको आगे करते रहा, हम लोग सारे पीछे। और मैंने यही लोगों का, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में तो जो एससी में जो महार समाज के लोग हैं वो लोग रहते रहे, हर जगह पे काम करते रहे, क्योंकि यहाँ से जो नौकरी में करने के लिए नागपुर में नौकरी नहीं मिलती थी, तो सारे जगहों में मतलब पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे छत्तीसगढ़ में लोग मिलते रहे। लेकिन मैं उनको कहता रहा कि तुम पीछे रहो और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको आगे करो, और उसके माध्यम से हम मूवमेंट को आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे करने के कारण बड़े पैमाने पर सक्सेस मिला। और आप तजुब करेंगे सक्सेस ऐसे नहीं मिला, खासकर रीवा सतना में जो है तो उधर में मैंने ओबीसी को आगे किया, जो ओबीसी के लोग थे उनको आगे किया। वहाँ पे मतलब कुर्मी लोग थे, उधर में कुशवाहा लोग थे, उधर में गडरिया लोग थे, इनको आगे किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि आप मध्य प्रदेश में आप ताजुब करेंगे कि मैंने 11 एमएलए और 2 सांसद जिता के लाया, और 2 सांसद भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत मतलब बड़े पैमाने सांसद जीते। जैसे कि मैं रीवा का उदाहरण दूँ तो रीवा में जैसे मैं आप बताऊँगा आपको कि रीवा में जो ब्राह्मणों की जो जनसंख्या है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। पूरे देश में नहीं बनारस में है, ना अयोध्या में, ना इलाहाबाद में है। 4.25 लाख तो वोटर ही अकेले, आप ताजुब करेंगे कि 4.25 लाख वोटर है वहाँ पे रीवा में। और उन 4.25 लाख वोटर के बीच में तो वहाँ पर हमने पहली बार जो भीम सिंह पटेल, जिसको मैंने बामसेपा कन्वीनर बनाया था, उसको हमने जिता के लाया। अब देखिए क्या 4.25 लाख मतलब वोटर है, संख्या नहीं है, वोटर की संख्या बता रहा हूँ। उनको अलग, उनमें दोनों में 2 मतलब एक बीजेपी का और एक कांग्रेस का, दोनों ब्राह्मण खड़े थे, इसके बीच में हमने कुर्मी को खड़ा किया और वहाँ जितवा कर लाया। तो और जब जितवा के आया तो उसके बाद में मैं 1 हफ्ते बाद उधर उनके उधर मीटिंग रखा मैंने, मैं आ रहा हूँ करके, क्योंकि मैं बोला जीता है तो मैं जाता हूँ। तो उसका आप देखेंगे कि जब मैं, क्योंकि यहाँ से सतना तक तो ट्रेन है, लेकिन सतना के बाद में उधर ट्रेन नहीं थी, उस समय में ट्रेन नहीं थी, तो वो सतना के बाद में मुझे जो है वो बस से जाना पड़ता था। तो मैं यहाँ से सतना तक तो ट्रेन से गया, सतना में उतरा, वहाँ आरएमएस में हाथ मुँह धोया, फ्रेश वगैरह हुआ, और फ्रेश होकर फिर जो है मैं रीवा जाने के लिए निकला। जैसे रीवा जाने के लिए निकला तो मैं एक अखबार खरीद लिया, बीच में एक अखबार वाला था तो मैंने अखबार खरीदा। उस अखबार का नाम था देशबंधु, आज भी वो निकलता है उधर मध्य प्रदेश में, देशबंधु। तो उस देशबंधु में एक फ्रंट पेज की न्यूज़ थी, ब्रैकेट में अजीबो गरीब सांसद जीता। मैं बोला ये वो कहाँ का जा बात है भी, अजीबो गरीब सांसद जीता। तो मैं देखता था रीवा, तो फिर मैं गाड़ी में जाने के बाद में वो पढ़ा न्यूज़, तो उस न्यूज़ में लिखा हुआ था कि भाई रीवा का जो सांसद जीता है उसका एक भी बैनर किसी भी देहात में नहीं लगा है, ऐसा सांसद जीता। तो आप सोचेंगे कि जिस व्यक्ति का जो जीता है उसका एक भी बैनर न लगा हो, वह कैसा जीत गया? ये तो बहुत बड़ी बात है ना। वो जीता इसलिए कि रीवा के अंदर में ऐसा कोई देहात नहीं जहाँ पर उन्होंने कैडर कैंप नहीं लगाया, और कैडर के माध्यम से वहाँ पर लोगों को तैयार नहीं किया, और उस तरीके से तो वो कैडर के माध्यम से लोग तैयार हुए, तो वहाँ पे एक नहीं 3 बार सांसद जीता कैडर का, इतने बड़े मतलब उनके पॉपुलेशन होने के बाद में भी इस तरीके से सांसद जीता। तो 3 सांसद हम लोगों ने वहाँ पर जीता है। उसके बाद में सतना की बात बताओ, सतना में भी इसी तरीके से काम करता रहा, हर मतलब देहात में कैडर कैंप होता रहा। उसका परिणाम ये हुआ कि सतना में जो सुखलाल कुशवाहा जो मतलब जो है सुखलाल कुशवाहा जेल में था, और जेल से वो उसको जिताया हमने। जेल में रहने के बाद में किससे उसकी लड़ाई थी, वहाँ पर अर्जुन सिंह जो कांग्रेस का जो चीफ मिनिस्टर रहा, और वो कांग्रेस का राजा ही, मतलब रीवा का राजा है, वो राजा का होने के बाद में भी कांग्रेस का वो मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर रहा, और जो है बीजेपी से पटवा रहा, तो वो भी चीफ मिनिस्टर रहा। तो वो दोनों को हराने के बाद में हमारा सुखलाल कुशवाहा जीता, और वो भी जेल में रहते हुए।
तो ये कैसे जीता? इसका परिणाम क्या है कि उसका परिणाम ये है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर हर देहात में जो कैडर के माध्यम से वोटर तैयार किया गया, और वोटर भी कैसा, ना बिकने वाला। अब आप बताइए कि जहाँ पर मतलब अर्जुन सिंह जैसा आदमी जो राजा आदमी है, और पटवा जैसा, चंद्रलाल पटवा जो है वो मतलब बीजेपी का आदमी, क्या उन्होंने पैसा नहीं बहाया होगा? पानी जैसा पाया नहीं बहाया होगा? बड़े पैमाने पर पैसे बहा। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो ना बिकने वाले लोग तैयार हुए। जब तक ना बिकने वाला समाज तैयार नहीं होगा तब तक हम जीत नहीं हासिल कर सकते। इस तरीके से मैं 2 सांसद और 11 एमएलए जीता है। उसमें बड़े पैमाने पर सिर्फ 2 एससी के और बाकी ओबीसी के। आप देखिए ओबीसी के मतलब जो है बड़े पैमाने पर जो है मैंने आगे किया, उसका परिणाम है कि जो है ओबीसी के लोग जीते। और लेकिन आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में तो जो है वो हम ही नेता है, हम ही स्टेज पे बैठेंगे सारे के सारे लोग, और हम ही भाषण देंगे। कभी मतलब ना ओबीसी के लोग बैठाएंगे ना किसी मुसलमान बैठेंगे। तो कहाँ से तुमको रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट नहीं मिलने का कारण महाराष्ट्र में यही कारण है कि यहाँ पर जो है लोग सिर्फ मैं और मेरा यही मतलब है। जो स्टेज पे बैठेंगे तो सारे मतलब एससी के लोग रहेंगे, जो भाषण करेंगे वो भी एससी के लोग रहेंगे, और किसी ओबीसी को नहीं बैठाएंगे ना किसी मुसलमान को बैठाएंगे। तो कहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा? और हम बोलते हैं कि भाई रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं। भाई हम जब प्रैक्टिकल में हमने किया, और प्रैक्टिकल में जब हमने किया, मैंने किया, तो उसका परिणाम यह हो कि मुझे 11 एमएलए और 2 सांसद जीता के लाए। इस तरीके से हम ये हुआ, इस तरीके से हमने रिजल्ट दिया। इसकी बात में एक मैं घटना बताना चाहता हूँ कि घनश्याम जी बड़े पैमाने पर जो है वो पूरे देश में कार्यक्रम करते रहे। जब पूरे देश में कार्यक्रम करते रहे तो उसी के तहत एक कार्यक्रम भोपाल में भी था। तो भोपाल में जो है टीटी नगर टीन सेट के ऊपर कार्यक्रम था। पीएसपी का जो जिला अध्यक्ष मधुकर गायकवाड़ था, वो भी मतलब महार समाज का ही था। तो और वो जो है अम्बेडकर नगर में रहता था। जब अम्बेडकर नगर में रहता था तो और वो जो है इधर खानदेश का रहने वाला था। तो अम्बेडकर नगर में, पंचशील नगर में बड़े पैमाने पर हमारे जो लोग हैं एससी के लोग, जो महार समाज के लोग बड़े पैमाने पर रहते थे। तो जब गायकवाड़, मधुकर गायकवाड़ था और उसका जिलाध्यक्ष होने के कारण उसने बड़े पैमाने पर वो पंचशील नगर से, अम्बेडकर नगर से बड़े पैमाने पर जो महार समाज के लोग को लाया, और वो आकर वो स्टेज के सामने बैठ गए। जब सामने बैठ गए और जब घनश्याम जी जो है वो जब देखा उन्होंने कि भाई ये तो महार समाज के लोग बड़े पैमाने बैठे, तो उनकी मैंने एक आदत देखा कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के कई जिले हो, तो उनका एक आदत देखा कि वो बड़े पैमाने पर महारों को झंझोड़ते थे, और ख़ासकर उनको मतलब जिस तरह के झंझोड़ने का काम करते थे। तो उसमें मैं देखा कि वो जो उदाहरण है, खासकर महाराष्ट्र में भी कई बार दिया, कई जगहों पर दिया होगा उन्होंने, जो पूना के गाड़गे मारा धर्मशाला का उदाहरण, जो आरपीआई के साथ में जो कांग्रेस का जो है मोहन धारिया और आरपीआई के दादा साहब गायकवाड़, इनके साथ में पूना में जो है वो युति हुई थी, और उस युति के अंदर में उस समय की लोकसभा की 520 सीटें थी, उसमें से एक सीट आरपीआई को जो है पंढरपुर की सीट मिली थी, और बाकी सीट जो है वो कांग्रेस लड़ रही थी। तो ये बात बार बार हर जगह पे, ये जो उदाहरण है, चाहे मैंने कई बार सुना घनश्याम जी को, चाहे वो रायपुर में दिखे महार तो वो बिल्कुल करे, चाहे वो उधर में बिलासपुर में दिखे तो करे, यही उदाहरण थे। और जो है मैंने जो है इनसे बदला लिया, ये बात करते रहे। आरपीआई के लोगों ने एक सीट पे ये किया, लेकिन मैंने उनसे बदला लिया। ये बात भी जब साहब ने देखा कि वो लुगड़े वाले लोग, कास्ते पाटा वाले लोग और धोती वाले लोग दिखे उनको, तो वो टॉपिक के ऊपर बोलने के बजाय यही मतलब जो है, जो पुना का गाड़गे मारा धर्मशाला का जो उदाहरण है, जो मोहन धारिया और दादा साहब गायकवाड़ के बीच में जो पैक्ट हुआ था, युति हुई थी, जिसमें एक सीट आरपीआई को मिली थी और ये 519 सीट जो है वो कांग्रेस लड़ी थी।
तो इसीलिए वो बार बार यही उदाहरण करते थे, मारो ने इस तरीके से युद्ध की, मारो ने इस तरीके से युद्ध की। और जो है मैंने इनको कांग्रेस को सबक सिखाया, मैंने जो है इनको मतलब जो है घुटने टिका दिया, ये सब सारी बात करते रहे। तो ये कार्यक्रम हुआ, ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद में हम लोग रेस्ट हाउस में गए। रेस्ट हाउस में जाने के बाद में तो सारे लोग मिलते रहे। उसके बाद में सारे लोग चले गए, मैं और मधुकर गायकवाड़ दोनों वहाँ बैठे रहे। तो मैंने घनश्याम जी से कहा कि साहब आप जो है, मैं देखता हूँ कि बार बार जो है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पर जब भी मतलब आपको आपके सामने जो महारथ लोग दिखे तो आपके दिल में पता नहीं क्या मतलब सवार हो जाता है। तो आप जो है वो पुणे के खड़गे भारत वाली धर्मशाला का जो उदाहरण वो बार बार देते, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे ये हो। और इससे तो बड़े पैमाने पर जो रोष है महारों में पैदा होता। भाई सुनने के लिए कौन आता है? सुनने के लिए तो वही लोग आते हैं जो आपके चाहते लोग हैं, लेकिन जो दूर खड़े होकर सुनते रहते वो लोग फिर हमको टीका टिप्पणी करते, और उसके कारण फिर हमारे जो हमको जो काम करना है वो काम करना बड़ा मुश्किल होता। तो ये जब मैं डायरेक्ट उनको बोला तो वो थोड़ा देर चुपचाप रहे। थोड़ा देर चुपचाप रहने के बाद में फिर उनने कहा कि भाई मुझे जो है महारों ने जो कांशीराम से कांशीराम साहब बनाया। क्या कहते हैं? महारों ने मुझे कांशीराम से कांशीराम साहब बनाया, और लेकिन मलाई कौन खा रहा है? आज जो मलाई है ये चमार खा रहा है। सीधा उन्होंने कहा चमार खा रहा है। और उसके बाद में तो वो मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई कम से कम जो जिन लोगों ने मुझे कांशीराम से कांशीराम साहब बनाया वो लोग जो है इसका हिस्सेदार बने। इसीलिए मैं उनको ये टीज़ करता रहा हूँ, और टीज़ करने के कारण वो कुछ आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। इतना बोलते भी उनके दोनों आंखों में से आंसू आ गए। इस तरीके से आप देखेंगे कि भाई जो महारों के प्रति उनके दिल में कितनी मतलब भावना थी, इस बात से आप समझ सकते हैं। इस तरीके से तो क्योंकि मैं मेरा उनसे बहुत संबंध था, तो इस तरीके से हुआ। इस तरीके से मैंने उनको कहा। एक बार यही नागपुर में जब जा रहे थे, नागपुर आए थे, तो नागपुर में तो बीबी मेश्राम जो आरएमएस में थे, बाद में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर जो है वो दिल्ली के ऑफिस में 83 से कम सबसे पहला मतलब जो कम मतलब रिटायरमेंट लेने वाले वो बीबी मेश्राम थे। तो घनश्याम जी जब इधर नागपुर में आए थे, अभी आखिरी दौर के ऊपर में, तो तब इधर में रवि भवन में उनकी मतलब आए हुए थे। तो मैं उस समय जबलपुर में था। जबलपुर से मैं इधर नागपुर आया था उनको सुनने के लिए। तो मैं उधर में मिलने के लिए गया था। तो सारे लोग मिल लिए। उसके बाद में मैं जो है वो बाबा जी मेश्राम गए मिलने के लिए। बाबा जी मेश्राम मिल के आए, और मिल के आने के बाद में मैं बोला मैं भी जा रहा हूँ, आप थोड़ा बाहर खड़े रहिए। तो मैं फिर गया। तो कांशीराम जी जो है वो खाना वाना खाकर, मतलब आप ताज्जुब करेंगे कि मैं 15 मिनट कंटिन्यू बोलते रहा, कंटिन्यू नॉन स्टॉप। इतना बोला कि वो सुनते रहे। मैं बोलते रहा और सुनते रहे, कंटिन्यू बोलते रहा। इस तरीके से फिर वो मेरी बात ख़त्म हुई। तो फिर बोलने लगे कि अच्छा ऐसा करना, तू दिल्ली आ जाना। मैं बोला मेरा काम खत्म हो गया, मैं बोल दिया तुझे जो बोल रहा था बोल दिया, आप आके दिल्ली आओ। इस तरीके से जो है ये भी एक घटना थी। ऐसे अनेक घटना है जो मतलब बताना चाहो तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हुई। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, खासकर साइकिल मार्च की बात, जो क्योंकि साइकिल 4200 किलोमीटर साइकिल मार्च जो चालू हुआ 15 मार्च 1983 को दिल्ली से। तो मैं नागपुर का रहने वाला होने के कारण तो नागपुर यूनिट के जो लोग थे, रामसेव के लोग, उनने कहा कि बोलकर जी आप जरा देख के आओ साइकिल मार्च कैसा होता, फिर बाद में अपन इधर में महाराष्ट्र में अपन चालू करेंगे, विदर्भ में चालू करेंगे। तो मैं वो देखने के लिए, साइकिल मार्च देखने के लिए एक हफ्ते छुट्टी लेकर मैं चला गया। जब फूले भीम का बेटा कितना निकला है तूफान, इस काम का किसी को भी मांगता ना दाम। वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य। मैं चला गया तो मेरी छुट्टी अलीगढ़ में ख़त्म हो गई। अलीगढ़ में जब हम पहुँचे तो वहाँ ख़त्म हुई। 7 दिन मेरे ख़त्म हो गए थे, 7वां दिन 8वां दिन होने वाला था। तो मैंने घनश्याम जी से कहा कि सर मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही, तो मैं अभी जाना चाहता हूँ। अच्छा तू जाना चाहता है? अरे यहाँ तो ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं और तू भी जा रहा है।
मैं बोला साहब मेरी छुट्टी खत्म हो रही। तो बोले ठीक है, मैं वो बाबा जी है ना मेश्राम जी दिल्ली में बैठे हुए, मैं उनको बता देता हूँ, वो तेरी छुट्टी बढ़ा देंगे, क्योंकि वो भी मेरे ऑफिस में काम करते थे आरएमएस में, मैं भी आरएमएस में काम करता हूँ। तो किस तरीके से छुट्टी होती तो वो हो गया, मैं चुप हो गया उसके। तो मैंने उसके बाद में कहा कि सर मेरा कैडर कैंप अभी 1 हफ्ते बाद में नीमच में कैडर कैंप है, मध्य प्रदेश में जो राजस्थान के बॉर्डर पर नीमच है, वहाँ मेरा कैडर कैंप है, तो वहाँ मुझे जाना है। तो साहब थोड़ा चुप हुए और उसके बाद कहने लगे भाई प्रायोरिटी किस बात की है, आज प्रायोरिटी किस बात की है, क्या तेरे काम की प्रायोरिटी है या कैडर इधर में साइकिल मार्च की प्रायोरिटी है? क्यों तेरे को पढ़ाया गया है ना कि प्रायोरिटी ऑफ वर्क, मालूम है ना तेरे को बामसेप में पढ़ाते हैं, हाँ तो मालूम नहीं भी आज प्रायोरिटी किस बात की है? तो आज प्रायोरिटी तो है साइकिल मार्च की, साइकिल मार्च जाने की, वहाँ पे तू जाएगा और लोग भी जा रहे हैं यहाँ से उत्तर लोगों से, तो ये प्रायोरिटी ऑफ वर्क, तो मालूम नहीं कि प्रायोरिटी ऑफ वर्क क्या करनी थी। तो प्रायोरिटी ऑफ वर्क के हिसाब से आपको जो है ये साइकिल मार्च चलना होगा। तो इस तरीके से जो है वो जगह जगह के ऊपर जो बामसेप के अंदर जो पढ़ाया होता था उसके ऊपर भी बराबर में, और उसके कारण फिर मुझे पूरा जो 4200 किलोमीटर साइकिल मार्च करना पड़ा। और साइकिल मार्च करने के कारण तो पूरा जो उसके बाद में जब मैं नागपुर आया तो नागपुर में भी जो विदर्भ का 7 दिन का कैडर साइकिल मार्च है वो मेरे नेतृत्व में पहला साइकिल मार्च पूरा विदर्भ का मतलब नागपुर जिले का साइकिल मार्च किया गया। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, मुझे तो पता नहीं, मैं देखा नहीं, लेकिन जिन लोगों ने देखा वो जैसे कि भी वो बैतूल से नागले और मुल्ताई से नागले और मुल्ताई में झरवड़े वो लखनऊ गए हुए थे। तो लखनऊ जाने के बाद में उन्होंने कांशीराम पार्क में देखा। तो कांशीराम पार्क में जो 7 साइकिल चला रहे वो साइकिल के पीछे मेरी भी साइकिल है, मैं भी दिख रहा हूँ वहाँ पे, मेरी भी मतलब जो है इमेज तैयार है। तो ये बात मुझे जो मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे जो है वो नागले ने बताया। तो ऐसा ही जो है ये अभी मैं 6 दिसंबर को इधर बम्बई गया था। तो बम्बई में भी मैं 6 दिसंबर को उधर में चैत्यभूमि में था। तो चैत्यभूमि में मुझे वो मोहिले मिले, पुराने कार्यकर्ता है अपने बामसेप के पुराने कार्यकर्ता मोहिले मिले। तो मोहिले मिलने के बाद में उन्होंने कहा कि यार मैं तो अभी लखनऊ से गया था, वहाँ पे मतलब कांशीराम पार्क गया था। तो मैंने उनसे पूछा क्या यार वहाँ पर वो मैंने सुना है कि मेरी कोई कांशीराम साहब की मूर्ति लगी। अरे हाँ बोले तेरी मूर्ति लगी है वहाँ पर। तो इस तरीके से मोहिले मैं तो अभी तक देखा नहीं, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि मेरी भी मूर्ति उधर कांशीराम ये जो ऊपर में जो दिख रहा है फोटो, तो उस तरीके से उधर में सेकंड इसके ऊपर मैं भी मतलब उधर में हूँ। तो इस तरीके से ये मैं साइकिल मार्च में बताना चाहता था। एक आखिरी सवाल है कि वर्तमान में आम्बेडकरी आंदोलन को समझने के लिए कांशीराम समझना जरूरी है क्या? हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि कांशीराम जी ने जो बहुजन समाज की मूवमेंट बनाया, कांशीराम जी ने सिर्फ अल्पजन की मूवमेंट नहीं बना, जो भगवान बुद्ध का तत्व था बहुजन सुखाय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का वही जो तत्व था, वो बहुजन का कंसेप्ट उन्होंने 1585 की कंसेप्ट 1585 जब 1585 की कंसेप्ट ये स्टार्टिंग में हमने 78 में आरसी में हम बताते थे तो लोग हमें हंसते थे कि भाई ये कहाँ से मतलब 1585 की बात कर रहे हैं। और उस समय में जब हम बड़े पैमाने पर जो 1585 की बात करते थे तो लोग हंसते थे, लेकिन आज सारे लोग 1585 की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सही है ना। जो 15 और 15% लोग जो है ब्राह्मण बनिया ठाकुर ये 1585 के लोग हैं, और बाकी जो शूद्र लोग हैं, जो शूद्र और मुस्लिम और क्रिश्चियन ये सारे जो लोग हैं वो 85 लोग हैं। तो 15 और 85 की जो है ये लड़ाई है। तो 15 अगर 85 अगर इकट्ठे आ जाएंगे, 85 में से अगर 51% भी लोग हैं, 85% लोग नहीं हैं, 51% लोग इकट्ठे आ जाएंगे तो हम इस देश पे काबूज कर लेंगे। ये कांशीराम जी के फार्मूला था। और उसी के तहत जैसे मैंने बताया आपको कि और उनका एक ही तत्व था कि हमको जो ना बिकने वाला समाज बनाना पड़ेगा, बिकने वाला समाज नहीं। तो आज जो है जब तक ना बिकने वाला समाज नहीं बनता
और जो हमारे कमिटेड लोग तैयार नहीं होते, और कांशीराम जी की जो थ्योरी है उस थ्योरी से अगर हम लोग काम करेंगे तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जैसे सतना और रीवा में हमने उनके गढ़ में जहाँ पर मतलब बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों की पॉपुलेशन है, 4.25 लाख वोटर है, पॉपुलेशन नहीं, 4.25 लाख वोटर है, उनमें हम 2 बार 3 बार जीत सकते हैं। और क्यों जीत सकते हैं कि हमने कैडर बेस बनाया और 1585 की बात वहाँ के किया। भाई ठीक है, वो उनके हो सकते हैं, लेकिन 85% जो लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, जो ओबीसी के अंदर में जो कुर्मी है, जो काची है, जो मतलब जो है गडरिया है, और जो है चमार है, मांग है, माली है, वाल्मीकि है, इन सबको मतलब मिलाकर जो हम जीत सकते हैं। तो ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अगर कांशीराम जी के फार्मूले पर हम चलेंगे तो बराबर हमको रिजल्ट मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिर से आप सारे लोगों को तो मैं आज के इस इंटरव्यू के तहत मैं सभी को 15 मार्च के लिए सभी बहुजन समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और धन्यवाद देकर इस मूवमेंट को सभी लोग आगे बढ़ाए, ऐसी मैं आप सभी लोगों से कामना करता हूँ। तो अगर जिस तरीके कांशीराम जी का मूवमेंट आगे बढ़ती है, जो ना बिकने वाला समाज तैयार होता है, तो बड़े पैमाने पर हम सफलता हासिल कर सकते हैं। इतनी शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।